और शुगर इज नॉट नीडेड, शुगर इज नीडेड, लेकिन आवश्यकता से अधिक आप लोगे तो बॉडी उसको स्टोर कर लेगा, धीरे धीरे उसको चर्बी में रूपांतरित करेगा और वो अपने पास में स्टोर रखेगा उसको, ठीक है। आज हम यहाँ से मान लो घर गए, आप घर जाने के बाद अरे यार नाश्ते में क्या बने, आवाज है आज एकादशी है कुछ मिलने वाला नहीं है, अरे तो तब लीवर को मैसेज जाएगा कि आज कुछ मिलने वाला है नहीं, एकादशी है, तो क्या करेगा, पुराना जो ग्लूकोज स्टोर किया है ना उसको बोलेगा चलो आ जाओ, बराबर है, उसको यूज करेगा। दैट इज व्हाई फास्टिंग आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो स्टोर्ड ग्लूकोज जो है वो उसको क्या लाता है, यूटिलाइजेशन में ला देता है, बराबर। तो वीकली, इफ नॉट वीकली देन एटलीस्ट बाई वीकली, एकादशी बाई वीकली आता है, हर 15 दिन में एक बार आता है, और कोई भी वार पकड़ लीजिए, हमारा गुरु का वार है, हमारा सोम का वार है, ये वार जो पकड़ना पकड़ लीजिए, वो भी एक हो जाता है। तो आइदर इज फाइन, यू नो, और स्पेसिफिकली जिनका बैठा बैठा जीवन है उनको ये एक आध फास्टिंग लेना चाहिए। सो पुराने जितने भी स्टोर्ड ग्लूकोज वगैरह जो रहता है उसको यूजेज में लाता है, ठीक है। दूसरी बात, प्रोटीन, आपने मान लीजिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है वैसे अंदाजे से हम लोग को क्या मानो, हमारा हम तो रिक्वायरमेंट 2 चपाती खाली इतना बताया है ठीक है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मान लीजिए अगर आप 70 किलो के पोटले हो, आई मीन 70 kg, सो लगभग हमें 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 70 ग्राम, हाँ 10%, बराबर है कि नहीं। अगर हमारा वजन 100 किलो का है तो 100 ग्राम, नहीं महाराज इतना था, ठीक है। तो जितना भी है, 60 किलो का है तो 60 ग्राम प्रोटीन, 50 किलो का है तो 50 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। इतना हमारा डेली रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और आपको मोबाइल में से कई सारे ऐप्स मिल जाएंगे जो आपके प्रोटीन वगैरह, आप खाली ये लिखते जाइए कि आपने आज क्या क्या खाना खाया, तो वो आपको बताएगा आपने इतनी कैलोरीज एक्स्ट्रा खाई। नॉर्मली कितनी कैलोरीज हमें चाहिए अंदाजे से 2200 सारे 2000 से 2200 कैलोरीज के आसपास हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बट नॉर्मल इंडियन डाइट जो है, इंडियन डाइट के हिसाब से जितने समय हम खाना खाते हैं दिन में 4 बार का, जो हमारा ऑयल और फैट आप मुख में नहीं पचा सकते, उसका पाचन कहाँ शुरू होता है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में पाचन शुरू हुआ, फिर वहां से खाना आते आगे आगे बढ़ते जाएगा, और वहां से जो भी अंदर है उसको क्या किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, और एब्जॉर्ब करके सारी चीजें किसको दी जाएगी, लीवर को। तो लीवर देखेगा क्या काम का है, क्या बेकार है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अच्छा, हम जो खाना खाते हैं उसमें बैक्टीरिया वगैरह भी रहते हैं, और वो बैक्टीरिया काम के होते हैं कि बेकार होते हैं, कि सब कुछ काम के बेकार होते हैं। हमारे शरीर का लगभग 1 से 1.5 किलो वजन बैक्टीरिया का होता है। यस, अगर आप 70 kg अगर आपका एवरेज वेट है तो आपके शरीर में लगभग 2 किलो बैक्टीरिया है, जो हमारे काम के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे साथ मिल करके रहते हैं, ठीक है। तो हमारी पाचन प्रक्रिया में भी वो मदद करते हैं। जैसे आप छाछ वगैरह पीते हो उसमें बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, बराबर, लेकिन वो बैक्टीरिया हमारे फ्रेंड्स वाले बैक्टीरिया है, दैट इज व्हाट वी नीड, वो हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं। अच्छा, अगर आप वो नहीं, आपको छाछ अगर नहीं जमता है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज याकुल्ट वगैरह, हाँ, ये उसको कहते हैं प्रोबायोटिक ड्रिंक्स, बराबर। ये इसमें अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो आपके शरीर को हेल्प करते हैं, राइट, सुना है ना आपने। और स्वामी जी आपको अक्सर कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है नुकसान करते हैं, क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक इसमें भेद नहीं करता कि अच्छे बैक्टीरिया है या बुरे बैक्टीरिया है, इसीलिए वो आपके अच्छे बैक्टीरिया को भी अफेक्ट करते हैं। जो एंटीबायोटिक्स हम लोग लेते हैं, बराबर, ये उसको भी हार्म करते हैं। एनीवेज, तो छोटी आंत में ये सारे बैक्टीरिया रहते हैं, बड़ी आंत में भी बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, और ये सारे पाचन प्रक्रिया में मदद करते हैं। लेकिन अगर बेकार वाले बैक्टीरिया या विषाणु हमारे शरीर में आते हैं तो वो सारे अनरस में तो आ जाएंगे, विषाणु खासकर वायरसेस, बराबर, ये अनरस में आ जाएंगे, लेकिन लीवर फिर उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा और उसको शरीर के बाहर फेंकेगा। तो उनको पता है क्या करना है, लेकिन वो रिस्पॉन्स जनरेट होने में समय लेता है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो फटाफट रिस्पॉन्स करेगा और उसको डिस्ट्रॉय भी करेगा, ठीक है। और तो अभी आपको होपफुली समझ में आ गया ना, लीवर, नीचे गॉल ब्लैडर, वहां से किसको जुड़ गया, वो छोटी आंत को जुड़ गया। अब उसके पीछे एक और आपको दिख रहा है कुछ तो पीला रंग का, हाँ सर, तिल का लड्डू। अरे महाराज, तिल का लड्डू नहीं है, ये है पैनक्रियास। क्या है? पैनक्रियास। पैनक्रियास को कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय मतलब जहाँ अग्नि का आशय होता है, राइट, आशय, बराबर है कि अग्नि का आशय मतलब ये अग्नि प्रोड्यूस करता है। अग्नि मतलब एक्चुअली में अग्नि नहीं है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और भी कई सारे हार्मोन बनाता है, लेकिन इंसुलिन का ही मेन काम होता है जो ग्लूकोज की मात्रा को हमारे रक्त में
नियंत्रण में, ठीक है। इसीलिए हमारे जो पहले जो नाम दिए गए थे उसमें इसको अग्नाशय कहा गया, ठीक है। और ये जो अग्नाशय है, पैंक्रियाज है, इसका काम है हमारे रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण में रखना। ग्लूकोज की मात्रा लगभग 90 मिलीग्राम के आसपास की रहती है, ठीक है। 90 मिलीग्राम प्रति 100 ml, 100 ml ब्लड के अंदर 90 मिलीग्राम। अच्छा, हमारे शरीर में ब्लड कितना है, रक्त कितना होता है? 3 से 4, बहुत कम है। बड़ा मुश्किल आगे बढ़ जाएगा। 7 लीटर बहुत ज्यादा हो गया। और एवरेज 5 लीटर के आसपास रहता है, मतलब ज्यादा मुस्कुराते हैं उनका 6 लीटर, क्या है उनका 3.5 लीटर, ठीक है। तो हाँ, तो जो रक्त है ये हमारे बॉडी में लगभग 4 से 5 लीटर रहता है। आप ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं, हमारा जो बाकी सिस्टम है उसको रिप्लेनिश भी कर लेगा, उसको वापस बना भी लेगा जैसे ही चाहिए, ठीक है। आप डोनेट करने के बाद ऐसा नहीं होगा अरे बाप रे आधा लीटर चला गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। यू कैन डोनेट इट एंड वो आपके बॉडी में वापस रीजनरेट होता है, दैट इज वेरी गुड ऑल्सो, अच्छा रहता है। आपका लीवर वगैरह वापस कार्यान्वित होता है उसको बनाने के लिए। ऑलराइट, तो ब्लड जो है उसके अंदर हमने कहा ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण में रखने का कार्य किसका है, पैनक्रियाज का है, ठीक है। लेकिन पैनक्रियाज भी है वो कई सारे कारणों की वजह से कार्य कर पाते नहीं है, तो उन्हें फिर डायबिटीज वगैरह का प्रॉब्लम होता है। शुगर की बीमारी जो हम कहते हैं वो पैनक्रियाज से जुड़ा हुआ है, बराबर है। मेन मुख्य तौर पे 2 कारण है, लाइफस्टाइल जो 80% to 90% ऑफ द केसेस के अंदर यही कारण होता है, और 10% ऐसे केसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं अनुवांशिक। अनुवांशिक मतलब जैसे उसको कहते हैं मेरे पिताजी को डायबिटीज है तो मुझे होने की संभावना है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको नियंत्रण में अगर नहीं है तो पैनक्रियाज के ऊपर काम करना पड़ता है। तो जो भी आप मंडूकासन करते हैं, बराबर, तो मंडूकासन में क्या आप ऐसे मुट्ठी ऐसे बंद करके उधर ही दबाव क्रिएट करते हैं, तो उधर दबाव क्रिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली पैनक्रियाज थोड़ा सा एक्टिवेट होता है, बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट। उसके साथ में उसको मेडिसिनल सपोर्ट भी लगेगा ही। आप हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं या दूसरी मेडिसिन जो भी है उसको सपोर्ट चाहिए रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी को बोला आप मंडूकासन करो अभी आप कल से इंसुलिन बंद कर देना, ठीक है, ऐसा आप उनको कहना ऑफ कोर्स नहीं कहना, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। इफ इज ऑलरेडी ऑन इंसुलिन यू मे टेल देम कि दिस विल हेल्प यू, बराबर। फिर वो उसके हिसाब से वो मदद ले सकता है, लेकिन उनको बंद नहीं कराना चाहिए। फिर उनको अच्छा लगेगा तो उसके हिसाब से वो देखेंगे आगे क्या करना है, ठीक है। टमाटर, हाँ नहीं, डेफिनेटली हर्बल चीजें, फूड, आपके जो लाइफस्टाइल है उसमें मॉडिफिकेशन इज मस्ट। विदाउट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो प्योर होगा नहीं, ठीक है, तो वो तो जरूरी है ही। ऑलराइट, चलिए, तो आई थिंक ये आपको पूरा रास्ता भी क्लियर हो चुका है। माउथ क्या है आपका, अन्न नलिका क्या है, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद में आपका रेक्टम एंड मलाशय गुदा द्वार से बाहर, और सहायक अंगों में लीवर है, गॉल ब्लैडर है, फिर अपने दांत, जिह्वा, सलाइवरी ग्रंथि, ये सारे उसको मदद करते हैं पाचन प्रक्रिया में, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको एक मोटे तौर पर बता दिया कि पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कार्य कर रहा है, ठीक है। ये सारे नाम ये मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा, सो ये आप उसमें देख सकते हैं, राइट। सो नो नीड टू वरी, ये सारे नाम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस। मेरे सवाल क्या तैयार है? ऐसे पहले के 120 तो दीजिए, अरे सबर करो, थोड़ा रुको। ऑलराइट, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ये मेन स्टेप है। इंजेशन मतलब खाना, डाइजेशन मतलब पचाना, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषित करना, और उसके बाद में एक्सक्रीशन मतलब जाने देना, ठीक है। अभी इसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन से आसन है जो इसके लिए आपको मदद कर सकते हैं। तो आसनों में जो मदद कर रहे हैं वो है अर्धमत्स्येंद्र आसन, वक्रासन, मंडूकासन, ये सारे आपके डाइजेस्टिव। तो मेन कोई भी ये 3 नहीं है, ऐसे और अनेक आसन है जहाँ पर भी आप डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक छोटा सा हल्का दबाव क्रिएट करते हो, so that is always going to help your digestive system, alright, a good massage to the digestive system, alright. So sorry, हाँ, और अगर प्राणायाम की बात करें तो कपालभाति प्राणायाम, ये कौन सा है? नौली क्रिया क्या है? स्वामी जी को देखो, पेट गोल गोल घुमाते हैं, बराबर। मैं तो वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ, तो अगर आप घुमा सकते हो तो दैट विल गिव द मसाज टू द योर डाइजेस्टिव सिस्टम अगेन। नौली क्रिया इसको कहते हैं। दूसरा होता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में आप बाह्य कुंभक करते हो, और फिर पता है ना, ऐसे बाह्य डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पिछले सत्र में। अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है।
तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, तो ये तो आपको दिख रहा है कहाँ पर है, फेफड़े वगैरह जानते हैं बराबर। हमारे शरीर में कितने 5 फेफड़े होते हैं कि 6? 2 बस 4 है जो है 4 मिल गए। बकरे का लगा एक राइट एक बराबर है। तो जो भी हम सांस लेते हैं बराबर है, वो सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा इसको हाँ, ये नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हमने जो भी सांसें ली वो यहाँ पर आ कितने लोगों को पंखा चाहिए? किसी को नहीं बंद कर दीजिए। अरे मच्छर चाहिए, आवाज वाला नहीं चाहिए। ज्यादा मैच्योरिटी नहीं के लिए तो पंखा बंद कर दीजिए। चाहिए तो पीछे वाला है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये हमारे बाहर खड़े होकर सुनिए। नेचुरल आवाज खिड़की में से। तो माने कि आपकी नासिका, ठीक है, नासिका से जो भी सांस लेते हो वो ये वाले एरिया में आती है, इसको हम साइनस कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस है, जो भी हमने सांस ली तो वहां पर रुक करके अंदर की ओर जाती है। यहीं पर ही आपको जो भी सर्दी जुकाम होता है, अच्छा मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, जो भी बातें करेगा ना वो हम लोग एक ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ से हमने नॉस्ट्रिल से जो भी सांसें ली वो यहाँ पर आया साइनस के अंदर, और साइनस के अंदर ही क्या जमा होता है, म्यूकस जमा होता है, ठीक है। उसके बहुत सारे वहाँ पर काम है, आपका वॉइस एम्प्लीफिकेशन करता है, जैसे आवाज को बढ़ा, आप ऐसे नाक बंद करके बोले वाले हैं तो समझ में आया, क्योंकि जो आवाज जब वहाँ पर जाता है तो बड़ा होकर के आता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं कफ या ऐसा कुछ हुआ है तो ये चॉकअप हो जाता है, ये वाला एरिया यहाँ पर म्यूकस जमा हो जाता है, तो म्यूकस जमा हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी आवाज बदल जाती है, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि ये आपको जुकाम हुआ है, बराबर है कि नहीं। तो ऐसा है, तो ये हो गया साइनस। साइनस के बाद जो भी हवा ली है वो यहाँ पर से नीचे जाएगी। अब यहाँ पर एक्चुअली पेन भी मेरे पास में, पर मैं नहीं वो वाली पेन नहीं है, इसके साथ जो अटैच का डिवाइस रहता है, तो आपको समझाने का ट्राई कीजिए। देखो यहाँ से जो भी सांसें गई, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, नहीं इसमें ये नहीं हो रहा है। अनलेस आप बातें कर रहे हैं, बातें करते करते खा रहे, तो कभी कभार क्या होता है गलती से वो विंड पाइप की ओर जाएगा तो भी वो खास करके उसको वापस भेजेगी, यहाँ कहाँ पर है, ठीक है, वो बाजू से जाओ, तो उसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है। और ये रास्ता अलग करने के लिए ना यहाँ पर एक है ना, ये सफेद रंग का जो पर्दा दिख रहा है ना, ये इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। जैसे हम कुछ निकलने का प्रयास अगर करेंगे, आप ट्राई करो कुछ निकलने का, तो आपको महसूस होगा गले में कुछ तो बंद हो रहा है, तो जो बंद होता है वो आपकी विंड पाइप होती है। ये जो सांस लेने वाली जो पाइप है वो बंद हो जाएगी और खाना स्ट्रेट अन्न नलिका के माध्यम से नीचे जाएगा, आई मीन आपके स्टमक में जाएगा, ठीक है। तो अन्न नलिका और श्वास नलिका दोनों का रास्ता एक्चुअली में पहले कॉमन रास्ते से फिर ऐसे दो रास्ते अलग हो जाते हैं, ठीक है। एक रास्ता पहले कॉमन है, लेकिन श्वास नलिका के अंदर एक गेट लगा हुआ है, जैसे ही खाना आता है उसको समझ में आता है कि खाना आ रहा है, बराबर, तो वो अपने आप श्वास नली को क्या कर देगा, हाँ क्लोज करेगा, खाना गया फिर उसको ओपन कर देगा। गलती से कभी कभार वो खुला रह जा सकता है अगर हम लोग बातें कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं है तो, क्योंकि बात करने के लिए हवा चाहिए, साउंड हवा से होता है, हवा के लिए आपको डेफिनेटली ये श्वास नलिका का इस्तेमाल होता है उसमें, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अभी सांसें ली, वो सांसें जाएगी कहाँ पर, तो बोला ये अभी आगे गया और दोनों फेफड़ों में बढ़ गया, ठीक है, दोनों फेफड़ों में जितनी आप हवा लेते हो वो इक्वली दोनों फेफड़ों में चली गई, ऑलमोस्ट इक्वली दोनों फेफड़ों में गई। और फिर फेफड़ों के अंदर 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 क्या है ऐसा, तो बोला फेफड़ों में होते हैं ऐसे छोटे छोटे गुब्बारे, दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे गुब्बारे हैं। और जैसे मान लीजिए पेड़ कैसे होते हैं, उसकी टहनियाँ पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, एक पहले बड़ा सा ट्रंक होता है, फिर उसके बाद में उसकी शाखाएं निकलती रहती है। उसी प्रकार श्वास नलिका पहले दो में बटी, फिर और ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते छोटी छोटी पाइप हो जाएगी, और उस पाइप के एंड पे गुब्बारे रहते हैं छोटे छोटे। इन गुब्बारों को हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। नाम याद रहे तो ठीक, नहीं क्या बोले गुब्बारा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है अपने, क्या है बराबर। तो फेफड़ों में क्या बोले, बहुत सारे गुब्बारे हैं। इन गुब्बारों में क्या हुआ, बोला हवा जो हमने ली वो जाकर के भर जाती है, ठीक है।
पर हम लोग हवा ले कैसे पाते हैं, तो अंदर से रही है। तो बोला उसका कारण है नीचे का ये मसल, ये जो रेड कलर का जो मसल है ना, बड़ा सा एक मसल पूरा ये यहाँ से लेकर पूरा ये, इसको हम कहते हैं डायफ्राम मसल। क्या कहते हैं? हमारे अभी योग एनाटॉमी में ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, भूल जाओगे चलेगा, कोई बात नहीं, ये नाम याद रखो, डायफ्राम मसल। सांसें लेने में सबसे महत्वपूर्ण मसल कौन सा होता है? डायफ्राम मसल। मसल माने की स्नायु। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्नायु के बारे में भी एक बात बताता हूँ। हमारे शरीर में 3 प्रकार के स्नायु है। कितने? 3 प्रकार के मसल्स होते हैं। एक होते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मतलब जो हड्डियों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपके बाइसेप मसल, ट्राइसेप मसल, बराबर। ये जो बाइसेप ऐसा वाला आता है गोल, अभी हमारे तो नहीं है, लेकिन जो आएगा ऐसा वाला गोल, दैट इज कॉल्ड एज बाइसेप। और यहाँ से जो ये वाला कट निकलता है, इसको हम कहते हैं ट्राइसेप। ये दो ऐसे ऐसे दिखता है ना, दो इसके बाइसेप, बाइसेप, ट्राइसेप, बराबर। तो ये हड्डियों से जुड़े हुए मसल है। ऐसे पूरे शरीर में पैरों से जुड़े हुए ऐसे अनेक सारे मसल्स है, स्नायु हैं। ये स्नायुओं को हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल। दूसरे जो स्नायु होते हैं उनको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स ये जैसे कि हमारे पेट के जो मसल्स हो गए, हमने जो खाना खाया, छोटी आंत बड़ी आंत जिससे बनी हुई है, तो ये सारे जो मसल्स होते हैं उसको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स, बराबर। और तीसरे जो मसल है उनको हम कहते हैं कार्डियक मसल। माने कार्डियक मसल कहाँ पर होंगे सोचो? नाम से ही समझ गए ना, कार्डियक मतलब हार्ट, ठीक है। तो हृदय के जो मसल्स है वो कार्डियक मसल है। अब स्केलेटल मसल पे हमारा पूरा नियंत्रण होता है, बराबर। और जो भी आसन हम लोग करते हैं ना, उनका जो मेन पर्पस होता है वो स्केलेटल मसल को सुदृढ़ करना होता है। मतलब जब भी हम आसन करते हैं, खास करके दंड बैठक जो भी हम लोग करते हैं, दंड लगाते हैं, बैठक करते हैं, वो सारी जो चीजें, इसमें हमारा मेन एम क्या होता है? स्केलेटल मसल को डेवलप करना। और इसीलिए हम लोग कभी भी मान लीजिए युवा शिविर लेते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो हम लोग वहां पर क्या बोलते हैं कि आप दंड और बैठक पे ज्यादा जोर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो मसल्स को बिल्ड करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो वो टाइम फ्रेम, वो एज ग्रुप के हिसाब से वो मसल बिल्डिंग सबसे महत्वपूर्ण रहता है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो मसल बिल्डिंग, तो ये कौन से मसल्स बिल्ड होते हैं? स्केलेटल मसल्स। जो भी ये सारे मसल्स आप बोलते हैं, ये सारे कौन से मसल्स हैं? स्केलेटल मसल्स। और मसल्स को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। मसल्स को ग्रो होने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो आपके शरीर में जो भी डाइट है, जैसे हमने कल भी कहा था, प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। और जो भी लोग वर्कआउट कर रहे हैं, खास करके अगर मसल्स बिल्ड करने के लिए, तो उन्हें कभी कभार एडिशनल प्रोटीन की भी सलाह दी जाती है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर आपके बॉडी वेट के प्रोपोर्शन में, अंदाजे से, ठीक। चलो, तो स्केलेटल मसल पे हमारा पूरा नियंत्रण होता है क्या? हाँ, अभी तो बताया, जैसे आपका हाथ आपको ऊपर करना है तो ही होगा ना, बराबर है। आपको हाथ ऊपर नहीं करना है तो भी कभी कभार ऐसे होता रहता है क्या? क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो इसके ऊपर हमारा नियंत्रण है क्या? है, बराबर है। स्केलेटल मसल पे हमारा नियंत्रण होता है। दूसरे मसल्स होते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल पे हमारा नियंत्रण होता नहीं, बराबर है। बहुत सारा बोले अरे वाह आज तो दावत लग रही है, बहुत खाना मिलने वाला है, तो आप स्मूथ मसल्स को बोलोगे आपके इंटेस्टाइन को, चलो चलो फटाफट फटाफट खाने को आगे भेजो भेजो भेजो, ऐसा आप बोल सकते हो क्या? आप छोटी आंत को बोल सकते हो फटाफट आगे खाना भेजो? नहीं, उसका जो समय है वो लेगा, वो अपने हिसाब से चलता है। स्मूथ मसल पे हमारा नियंत्रण होता नहीं है, ठीक है। स्मूथ मसल पे हमारा नियंत्रण नहीं है। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल पर तो हमारा कतई नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होता है, 0%, बराबर है। जैसे आप अगर हार्ट को बोला अरे बाबा तू जन्मा तभी से ऐसे धड़ धड़ है चालू, एक काम कर 10 मिनट आराम कर महाराज बराबर है। तो हार्ट के जो मसल है उसको आप 10 मिनट का आराम दे सकते हो क्या? ऐसे 1 मिनट भी नहीं चलेगा ऐसा आराम, बराबर है कि नहीं? तो उसका क्या है, वो काम वो अपने हिसाब से करते ही रहेगा, उस पे हमारा कोई नियंत्रण होता नहीं है, बराबर है। तो हार्ट पे हमारा कोई नियंत्रण, कार्डियक मसल पे नहीं है, स्मूथ मसल पे भी ऑलमोस्ट नो कंट्रोल, और स्केलेटल मसल पे हमारा नियंत्रण होता है, ठीक है। तो ये डायफ्राम मसल जो है, डायफ्राम मसल जी, टंग भी स्मूथ मसल में है। टंग सॉर्ट ऑफ स्केलेटल मसल होगा, क्योंकि आपको अगर जबान बाहर निकाले तो बाहर आ गई, नहीं निकालना नहीं आएगी,
बराबर है। हालांकि थोड़ा सा उसमें इनवॉलेंट कुछ मसल्स है ना, जैसे आप बहुत अच्छा एग्जांपल दिए, डायफ्राम भी उसी तरह का है, उसमें हमारा पार्शियल कंट्रोल होता है और पार्शियल नहीं होता है। पार्शियल कंट्रोल है भी और थोड़ा बहुत नहीं भी होता है। जैसे आप खाना खा रहे हो तो आप ऐसे जब जिह्वा के ऊपर कोई स्पेशल ध्यान नहीं देते हो कि खाने को इस तरह और इस तरफ दोनों तरफ ले जाना है, बराबर है। आपको एक दांत की तरफ थोड़ा दुख रहा रहेगा तो अपने आप वो खाना दूसरी तरफ ले जाता है। जिह्वा जो है वो खाने को इधर उधर ले जाने का काम अपने आप करते रहते, कुछ ज्यादा बोलना पड़ता नहीं है। हाँ, लेकिन आपको अगर उसको यूज करना है, जैसे किसी को करना है तो आप यूज कर सकते हो उसको, मतलब कंट्रोल है भी और नहीं भी है। उसी प्रकार से आपका डायफ्राम मसल भी कुछ वैसा ही है, जिसपे ऊपर थोड़ा बहुत नियंत्रण होता भी है और नहीं भी होता। जैसे आपको हमने बोला कि कुंभक करो, कुंभक क्या है? होल्ड द ब्रेथ, बराबर, आइदर इनसाइड और आउटसाइड। अगर बाहर उसको किया तो बाह्य कुंभक हो गया, अंदर किया तो अंतर कुंभक हो गया। तो जो जब भी आपको कुंभक करना है ना, तो एक्चुअली आप इसी मसल को होल्ड, ये मसल होता है वो डायफ्राम मसल। जैसे ही ये मसल नीचे की ओर खिंचाव महसूस करेगा, ये मसल डायफ्राम मसल जैसे ही नीचेगा तो वो फेफड़ों को एक्सपांड करता है और हवा अंदर अपने आप खींची चली आएगी। ठीक है, जैसे आपने कुंभक किया, बराबर है कि नहीं? चलो कुंभक करते हैं अपन, ठीक है, ट्राई करेंगे। और तो टेक गहरी सांस भरो, टेक अ डीप ब्रीथ इन, नाउ होल्ड इट, अंतर कुंभक, होल्ड करो 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 जब तक कर सकते हैं करो, और महसूस करो कि देयर इज अ डायफ्राम, बराबर है कि नहीं? डायफ्राम बराबर है, जो खांस लिया हो गया ठीक है, चलो जहां तक आप होल्ड कर सकते हो। फिर एक कैपेसिटी आएगी जब आपको सांप फेफड़े आपको बोल देगा बस हो गया अभी बराबर है, और एक आया पॉइंट, ठीक है, अच्छा गुड, ऑलराइट डन। तो ये आपने क्या किया, अंतर कुंभक जब किया तो आपके जो मसल्स है वो नीचे की ओर खींच करके आता है, मसल्स नीचे की ओर खींच करके आएंगे और वो फेफड़ों को एक्सपांड कर देगा, ठीक है। उसी प्रकार जब आप कोई ओम का उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो मेरे साथ तो बड़ा अजीब सा होता था। संतोष भाई जी और वो लोग हमारा ट्रेनिंग भी लेते थे पहले, बहुत टाइम हो गया उसको। तो शुरू में जब हम लोग 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया और फिर हम लोग गहरी सांस भरते थे। ओम, हाँ मेरा पूरा हो गया, 3 बार पूरा हो गया, बाजू अभी तो उसका पहला ही चल रहा है बराबर है। तो कुछ लोगों का लेंथ ऑफ ब्रेथ बड़ा ज्यादा होता है और कुछ लोगों को बड़ा कम होता है। तो वो क्या है कि जब भी वो उनका ब्रीदिंग चल रहा होता है तो उनका वो प्रैक्टिस के कारण उनका वो लेंथ के ऊपर कंट्रोल आता है। तो जब भी हम लोग कहते हैं ना प्राणायाम करना चाहिए, प्राणायाम, तो प्राणायाम से क्या होता है, हमने तो 10 मिनट कपालभाति किया, आधा घंटा किया, जो भी किया, 10 मिनट कपालभाति किया या दूसरे जो भी अनुलोम विलोम इत्यादि प्राणायाम हमने किए, पर आपके जो डायफ्राम मसल है ये ट्रेन होने लगता है। किस बात के लिए ट्रेन होता है? लेंथ ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ाने के लिए। तो आप एक डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग थ्रू आउट द डे तो नहीं करते, क्योंकि हमारा तो सांसों पे ध्यान ऐसे कोई कॉन्शियसली रहता नहीं, अपना काम करते रहते, नाक को थोड़ी बोलते ही भूलना मत था सांस लेने का है, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा बोलना थोड़ी पड़ता है, वो तो सांस चलते रहता है। तो वो जो ब्रीदिंग होती है ना काफी शॉर्ट ब्रीदिंग होती है नॉर्मली, मतलब हम लोग ज्यादा एयर इनहेल करते नहीं, शॉर्ट ब्रीदिंग रहती है। लेकिन जब आप प्राणायाम करते रहते हैं कंटिन्यूअसली तो ऑटोमेटिकली आपका डायफ्राम ऐसा ट्रेन हो गया रहता है कि आप की जो लेंथ ऑफ ब्रीदिंग है वो अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। थोड़ी अगर मतलब वो मिली सेकेंड्स में भी बढ़ती है तो आप उसको नंबर ऑफ साइकिल्स जो बहुत ज्यादा होते हैं ब्रीदिंग के, तो इससे आपको बहुत ओवरऑल जो रहता है वो बहुत, ऐसा मान लीजिए भी कोई शेयर है उसका प्राइस 1 रुपीज इंक्रीज हुआ, लेकिन आपके पास क्वांटिटी ऑफ शेयर्स अगर मान लीजिए 1 लाख थे तो फिर आपका प्रॉफिट, आप समझे ना, भाव तो 1 ही रुपया बढ़ा लेकिन You got my point? So ब्रीदिंग में आपकी एक ब्रीदिंग के अंदर एक 10-15 मिली सेकेंड का भी अगर अंतर आ जाता है तो नंबर ऑफ ब्रीदिंग हमारे कितने ज्यादा है, तो उसके कारण उसका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो बहुत अच्छा आता है। आपको मतलब क्या होगा कि प्राणवायु जो ऑक्सीजन है वो आपको और ज्यादा मिलेगा, बराबर है। और ज्यादा ऑक्सीजन मतलब आप जो बॉडी के अंदर जितने भी बोलते हैं ना, कोई भी चीज को जलाना है, बर्न करना है, तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऊर्जा आपके आप अंदर ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और आपका BMR बढ़ेगा। व्हाट इज BMR? अच्छा, बॉडी मास, और R मतलब ऐसे ही सर, बॉडी मास नहीं, एक्सीलेंट, बराबर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बराबर है। तो हमारा शरीर जब हम लोग सो रहे हैं तभी ऊर्जा चाहिए क्या?
अब कल ही तो बोले तो सोच रहे चाहिए, ऑफ कोर्स कल तो बताया ना, चाहिए ना, सोते वक्त ऊर्जा चाहिए ना। अच्छा, तो आप जब रेस्ट पे हो उस वक्त पे आपका बॉडी कितना ऊर्जा कंज्यूम करता है, कितना ऊर्जा मतलब फूड कंज्यूम कर रहा है, उसे कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। हिंदी में इसको कहते हैं चयापचय की प्रक्रिया का दर। सर वो ठीक था। चयापचय मतलब पचाना और बनाना, तोड़ना और बनाने की क्रिया, और उसके लिए जो हमें क्या बोलते हैं ऊर्जा कितनी कंज्यूम हो रही है, चयापचय की क्रिया का। फिर भी दिखता है कितना खाता है महाराज, मतलब 2 रोटी खाएंगे फिर भी ऐसे तगड़े रहते हैं, और कुछ लोग 10 रोटी खाते हैं फिर भी एकदम ऐसे कड़के रहते हैं। कितना भी खाते हैं ऐसे ही रहते हैं वो लोग, बराबर है। तो उसका कारण है उनका बीएमआर हाई होना। ठीक है, बीएमआर जो है वो हाई होता है, तो उनका जो क्या बोलते हैं फूड इनटेक के मुकाबले फिर भी उनका क्या बोलते हैं ज्यादा खाते हैं फिर भी नॉर्मल। हाँ वही बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो मेटाबॉलिज्म जिसका फास्ट है तो उनको ये एडवांटेज है। एनीवेज, तो हर एक को अपने बीएमआर के हिसाब से खाना है, दैट इज द आइडिया, बराबर है। हाँ, आप बीएमआर आप नॉर्मल गूगल पे भी आप ऐसे सर्च करोगे बीएमआर कैलकुलेटर तो आपको मिल जाएगा, तो आप आपके बीएमआर कैलकुलेट खुद का भी बीएमआर कैलकुलेट कर सकते हो। क्या बीएमआर को बढ़ाया जा सकता है? हाँ, बीएमआर को बढ़ाया जा सकता है, कैसे? कुछ नहीं सर, बोल देने का भाई ये 2 रोटियां ज्यादा खाने हैं बस बढ़ाओ। बीएमआर जो है वो अलग अलग चीजें उसको कंट्रोल करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण उसमें रहता है थायराइड। आपने किसी को सुना है भाई इनको थायराइड की समस्या, इनका वजन बहुत बढ़ रहा है? तो थायराइड की समस्या मतलब क्या होता है कि थायराइड में 2 समस्या होती है, बहुत ज्यादा काम करता है या तो कभी बहुत कम काम करता है। तो ये जो थायराइड ग्रंथि है जब वो कम काम करती है तो आपके शरीर का चयापचय की जो दर है वो बहुत गिरने लगती है और आपको मोटापा आने लगता है। मतलब शरीर जो है उसमें जो भी आप खाना खा रहे हो उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा। पाचन अलग चीज है और मेटाबॉलिज्म अलग चीज है, ठीक है। पाचन मतलब अन्न रस को ग्रहण करना। अब उस अन्न रस का क्या करेंगे, खाली जमा करेंगे क्या? नहीं ना, ऊर्जा में उसको रूपांतरित करेंगे। तो वो जो जमा किया हुआ अन्न रस जब ऊर्जा में रूपांतरित होता है उसको हम कहेंगे चयापचय की क्रिया, मेटाबॉलिज्म। अब किसी का ये मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है तो इसके लिए वो कम भी खाते हैं तो भी उनके अंदर वो अन्न रस तो जमा हो गया, अब उसका यूज उतना ज्यादा हुआ नहीं तो उसके लिए वो जमा हो जाता है। तो बीएमआर को कैसे बढ़ाना है? कैलोरीज को बैलेंस करते हैं। अब प्रश्न यही है कि कैलोरीज का जो ये अंतर है, मतलब इनटेक और यूजेज। अगर मान लीजिए मेरा 2000 कैलोरी का इनटेक है और 2500 कैलोरी में यूज कर रहा हूँ, तो ले 2000 रहा हूँ और यूज 2500 कर रहा हूँ, तो क्या होगा, धीरे धीरे मेरा वजन कम होने लगेगा, कम होगा। यूज मैंने 2500, खर्च 2500 कर रहा हूँ और खा सिर्फ 2000 रहा हूँ, तो मेरा वेट लॉस होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर मैं 2500 खा रहा हूँ और 2000 यूज कर रहा हूँ तो 500 हमेशा स्टोर हो रहा है, तो धीरे धीरे स्टोर होते होते वजन बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये वजन बढ़ने घटने का एक सिंपल गणित है। अब प्रश्न ये है कि जो बीएमआर की जो रेट है, मतलब मैं खा रहा हूँ 2000, बराबर है, लेकिन वो 2000 पूरा अगर यूज नहीं हो पा रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, बीएमआर कैसे बढ़ाना चाहिए? हाँ, एक्सरसाइज योगा, वेरी गुड, एक्सरसाइज योगा से एक होगा। अच्छा, कहना है इसे अभी हमने प्राणायाम की बात करी, तो प्राणायाम जब आप कर रहे हो, मैंने कहा कि आपकी लेंथ ऑफ ब्रीदिंग बढ़ने लगी तो आप ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो। अब ये जो ज्यादा ऑक्सीजन गया वो अंदर जाके क्या करेगा, गरबा करेगा, अरे वाह वही हालो हालो, चलो बहुत ऑक्सीजन आ गया, चलो चलो, ऐसा नहीं। तो ऑक्सीजन का करेगा क्या, बर्निंग करेगा। किसको बर्न करेगा, अन्न रस को बर्न करेगा। इसी को तो हम बीएमआर कह रहे थे। तो जब आपकी लेंथ ऑफ ब्रीदिंग बढ़ने लगती है तो अगेन ऑटोमेटिकली आपका बीएमआर जो है वो इंक्रीज होगा, और स्लाइट इंक्रीज इन बीएमआर विल आल्सो मेक अ ट्रेमेंडस चेंजेस। तो कई बार लोग कहते हैं भाई हमको तो वेट लॉस करना है, प्राणायाम का क्या काम है? तो प्राणायाम का ये काम होता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट यू सप्लाई, बराबर है, दैट इंक्रीजेस द बीएमआर इनडायरेक्टली, बराबर है। तो बीएमआर को इंक्रीज करने का ये एक तरीका आपने बताया कि कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, बराबर है। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन, सतु दीर्घकाल निरंतर, सुना है ना आपने? हाँ, दीर्घकाल के लिए निरंतरता के साथ में। अच्छा, दूसरा क्या होगा और कैसे बढ़ा सकते हैं? अन्न देकर, क्या देकर? ऐसा अन्न देकर, आहार, ऐसा आहार, ओके गुड, ऐसा आहार जिसके अंदर कैलोरीज ही कम हो
जैसे कि फाइबर वाले फूड की हमने बात करी थी, पर उससे बीएमआर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, ये तो दिया। तो आप इसको बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स। फॉर एग्जांपल कैफीन, कॉफी जो होता है ना, ब्लैक कॉफी हो गया, ग्रीन टी हो गया, इनके अंदर इस तरह के पदार्थ होते हैं जो आपकी बीएमआर को बढ़ा देते हैं। बट एट द सेम टाइम उनके तो डिसएडवांटेज है। बोले सर आप पहले महाराज भी जो बोल रहे कॉफी पी लेना बराबर है। देखिए कॉफी से तो आपका बीएमआर तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बहुत सारे और साइड इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो किडनी है उसके ऊपर प्रेशर आता है, प्रेशर इन द सेंस कि उसको ज्यादा यूरिन प्रोडक्शन करना पड़ेगा। कॉफी वगैरह पिया रहेगा तो आपको यूरिनेशन का अर्ज ज्यादा होगा। दूसरा, आपको वो हैबिट मेकिंग हो जाता है कि आपको वो हैबिट बना सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी उसको हमें मतलब कैफीन से आपका बीएमआर इंक्रीज जरूर होगा, बट दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। तो ऐसे भी केमिकल्स हैं कि जो आपके बीएमआर को बढ़ाते भी हैं और आपको हैबिट भी उसकी नहीं डालते। जैसे कि गूगल सुना आपने? गूगल तो सर्च करने वाला गूगल नहीं है, देखा हाँ हवन वगैरह। तो इस तरह के गूगल वगैरह के जो कुछ मेडिसिन बनते हैं जो आपकी बीएमआर को बढ़ा देते हैं। पर ऐसे आपको अलग अलग ब्रांड्स के भी मिलेंगे। अपने पतंजलि में शायद मेदो हरवटी करके आता है, हाँ उसमें गूगल रहता है, राइट। तो मेदो हरवटी नाम ही उसका क्या है, मेदो हर, मेद मतलब फैट, हर मतलब उसको हर लेना बराबर। तो मेदो हरवटी, वटी इज द गोली बराबर। और ऐसे और भी आप आपके फूड के अंदर भी वैसे चेंजेस कर सकते हो कि जो आपको बीएमआर को बढ़ा के देते हो। तो जो बीएमआर को बढ़ाएगा वो ऑटोमेटिकली किसमें हेल्प करेगा, वेट लॉस में हेल्प करेगा, ठीक है। और तो हम लोग बात एक प्राणायाम और डायफ्राम मसल की कर रहे थे। तो डायफ्राम मसल जो है ये आपके ऊपर जब कंट्रोल उसके ऊपर आ जाता है तो आपका बीएमआर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा एक और बात बताता हूँ, बीएमआर के साथ एक और बात याद रखो, बीएमआई। व्हाट इज बीएमआई? हाँ, नाउ दैट इज बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स लगभग कितना होना चाहिए आइडियली? 25 के नीचे होना चाहिए, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स मतलब आपके हाइट और आपके वजन का अनुपात। ये अनुपात मतलब रेशियो है उसका, ठीक है ना। तो ये आप अगेन इसका भी आप नॉर्मली आप ये करेंगे ना, गूगल करेंगे, अब ये वाला गूगल सर्च वाला ये बॉडी मास इंडेक्स क्या है या कैलकुलेटर, तो आप खुद का भी हाइट उसमें डाल दीजिए, कितनी आपकी हाइट है, कितना आपका वजन है, वो आपको गिन करके देगा कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, बराबर। 25 के नीचे होना चाहिए। और अगर ये 26, 27, 29 की रेंज में है तो हम कहेंगे भी थोड़ा सा ये फैटी है, मतलब थोड़ा सा मोटापा थोड़ा बहुत है। 29 के अगर और ऊपर चला जाता है, 28, 29 के पार जाता है तो हम कहते हैं इनको ओबेसिटी है, मोटापा है। और अगर मोटापा है तो उनको फिर बाकी डिजीज के रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, ये सबके चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो डायफ्राम मसल के ऊपर हमारा पार्शियल नियंत्रण है, हम कुछ हद तक उसको नियंत्रण में रख सकते हैं एक लिमिट तक। फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर हम लोग को उसको सांस ऑब्वियसली लेना ही पड़ता है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए तो ये हो गया आपका डायफ्राम मसल। तो आपको बेसिक ब्रीदिंग समझ में आ गया ना। ब्रीदिंग जब भी होगा, देखो ये डायफ्राम मसल को जैसे ही नीचे की ओर खींचेंगे तो आपके फेफड़े क्या होंगे, एक्सपांड होंगे और एयर अंदर खींचा भर गया, उन छोटे छोटे गुब्बारों के अंदर भर गया। अभी कुछ लोग जब प्राणायाम करते हैं, मैं देखता हूँ एक आध अपने फ्लाईओवर पे ही मेरे को तो कई बार दिख जाता है, एक बंदा है, अभी आई डोंट नो हु इज ही, बट वो फ्लाईओवर में बैठ के डेली प्राणायाम करता है। मैं मेरे को कभी कभार मन करता है मैं गाड़ी रोक के उसको बताऊं भाई तो प्राणायाम कर, ये जगह सही नहीं। क्योंकि क्या होता है कि आप एयर जो है, हम लोग, मैंने कल भी कहा था कि हम 15 से 20 गुना ज्यादा एयर लेते हैं फूड के मुकाबले। तो एयर जितना स्वच्छ रहेगा उतना बेनिफिट आपको होगा। मतलब अगर मान लीजिए वो भाई साहब प्राणायाम वगैरह तो कर रहे हैं, लेकिन वहां से कितने व्हीकल आते जाते रहे, और सवेरे टाइम पे तो स्कूल की बसें यहाँ वहाँ दौड़ती रहती है, तो वो एयर कैसा है, पोल्यूटेड एयर है। आप ज्यादा इनहेल कर रहे हो, फिर भी क्या इनहेल कर रहे हो, पॉइजनस गैसेस जो भी अंदर जाएंगे, तो उसका आपको लाभ नहीं होगा, उसका ऊपर से आपको नुकसान होगा, हानि होगी उससे, ठीक है। इसलिए प्राणायाम स्वच्छ वातावरण, जैसे आप सब लोग तो गार्डन में करते ही हो, जहाँ खुली हवा चल रही है, आजू बाजू पेड़ पौधे हैं, दैट्स द बेस्ट प्लेस, राइट। चलिए, ऑलराइट, तो ये डायफ्राम मसल की मदद से हमने एयर अंदर भर लिया, गुब्बारों के अंदर वो एयर चली गई। फिर क्या, एयर अंदर जाके फिर क्या करेगी, अंदर ऑक्सीजन गया कि एयर गया, एयर ना, क्योंकि नाक को तो पता नहीं ये ऑक्सीजन है। तो अंदर फिर क्या होता है, एल्वियोलाई के अंदर फिर क्या होगा, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कौन करेगा,
ब्लड। ये जो छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं ना, इन छोटे छोटे गुब्बारों के मैं आपको एक फोटो में बताने का ट्राई करता हूँ। अगर हाँ, ये देखो, ये मैंने एक गुब्बारा बनाया है, ठीक है। ये एक गुब्बारा है, एक मतलब अंदर बहुत सारे ऐसे करोड़ों गुब्बारे हैं छोटे छोटे। एक एल्वियोला मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है और इसके बाजू में से जा रही है रक्त की नाड़ी। क्या जा रही है? रक्त की नाड़ी, बराबर है। आपके हार्ट में से, हार्ट जो पंपिंग ऑर्गन है, वो ब्लड को पंप करके फेफड़ों में भेजेगा, ठीक है। और फेफड़ों में कौन सा वाला रक्त भेजेगा? बोला जिसमें अपान वायु हो। क्या हो? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अपान वायु। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली रक्त हार्ट में से निकल के किसके पास गई? लंग्स के पास, फेफड़ों के पास गई। और फेफड़ों के पास में जब जाएगा तो वो अपान वायु उसको दे देगा और बदले में उससे प्राण वायु, ऑक्सीजन को अपने अंदर खींच लेगा। किसकी मदद से? हीमोग्लोबिन की मदद से। रक्त के अंदर कौन है ऐसा? तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को खींच लेता है। और मैं आपको मजे की बात बता दूं, अगर हीमोग्लोबिन के पास में चॉइस है, या तो ऑक्सीजन को खींचो या कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि प्रदूषण, ये जो ये वाला जो इंजन चालू होता है, जो काला काला धुआं निकलता है, उसके अंदर मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, हीमोग्लोबिन के साथ में उसकी जुड़ने की क्षमता 300 गुना ज्यादा है। मतलब वो ऑक्सीजन और उसको कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दो चीज दी तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेगा। अब इससे क्या होगा? अगर आप ये कार्बन मोनोऑक्साइड पकड़ते जाएंगे तो आपका हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन ले जा पाएगा नहीं, तो ऑब्वियसली इससे आपको नुकसान ही होगा, नम हो जाता है। हाँ, यस, बराबर है। तो इसके लिए आपका जो वातावरण है वो स्वच्छ होना बहुत जरूरी है, जहाँ पर भी आप प्राणायाम कर रहे हो। हवा चलते रहनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर भले ये चल भी रहा है ट्रैक्टर, लेकिन हवा चलती रहेगी तो सब डिस्पर्स होता रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत व्हीकल्स आ रहे हैं तो फिर तो मुश्किल ही है। ऑलराइट, तो ये भी ध्यान रखें कि हवा अंदर गई तो उसके बाद में क्या किया? इसने ऑक्सीजन को खींच लिया और बदले में अपान वायु उसको रिटर्न में दे दिया, और वही अपान वायु हम बाहर फेंकते हैं, बराबर है। तो क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट एकदम आसान है, बराबर है। अच्छा, और फिर वो रक्त जो है वो कहां पर जाएगा? वापस से हार्ट के पास। हार्ट के है ना दो रास्ते हैं, हार्ट में दो सर्कुलेशन है, एक हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, ये एक हो गया, और दूसरा हार्ट टू द अदर बॉडी पार्ट्स एंड अदर बॉडी पार्ट से वापस रिटर्न हार्ट में, ठीक है। ये कल के सत्र में हम लोग इस पे विशेष चर्चा करेंगे, तो आप अभी से ध्यान में रखो। हार्ट जो है वो क्या करता है? पंपिंग स्टेशन है। पंपिंग स्टेशन है। ये क्या करेगा? सबसे पहले मान लीजिए इसने पूरे शरीर से अपान वायु वाला रक्त ले लिया, फिर उसको किसको दे दिया? फेफड़ों को। फेफड़ों से कौन सा रक्त मिला उसको? ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन वाला रक्त वापस किधर आएगा? हार्ट में ही आएगा, क्योंकि फेफड़े तो उसको शरीर में भेज नहीं सकते। अच्छा, ऑक्सीजन किसको चाहिए? हाथ पैर को चाहिए कि सारे बॉडी ऑर्गन को चाहिए? अब फेफड़े का काम तो नहीं है ना रक्त को पुश करके ब्रेन पर भेजने का, कि लिए दिमाग तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए इतना ले लेके जाओ। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ऑक्सीजन हार्ट से ही आपके इसमें जाने वाला है, ब्रेन में, लंग्स से जाने वाला नहीं है। पर ऑक्सीजन जमा कहां पर हुआ? लंग्स में जमा हुआ। तो ब्लड का काम ये ट्रांसपोर्ट करने का है। तो फिर से सुनिए कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फेफड़ों में से ऑक्सीजन वाला रक्त हार्ट को मिला, हार्ट ने उसको पंप करके पूरे शरीर में भेज दिया, पूरे शरीर में ये रक्त यूज हुआ, ऑक्सीजन यूज हो गया, और उसके बदले में क्या बन गया? अपान वायु बना। अब पूरे शरीर से वो अपान वायु वाला रक्त जमा करके वापस किधर आएगा? हार्ट के पास आएगा, और हार्ट उसको बाद में पंप करके फेफड़ों में भेजेगा, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, हार्ट से पूरे शरीर में जाएगा, फिर पूरे शरीर से वापस हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, साइकिल है, बराबर। ये साइकिल है, लंग्स, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, फिर हार्ट से वही शरीर में जाएगा, शरीर से वापस, बराबर। और इसीलिए हार्ट जो है वो पंप करते रहता है। तो हम भले कितना भी गाना गाए, दिल मेरा धड़के तेरे लिए नहीं धड़क रहा है, वो पंप करने के लिए धड़क रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो एक मिनट में पूरा साइकिल हो जाता है जी, पूरा जो साइकिल रहता है एक मिनट में 72 बार होता है, जो पल्स रेट है अपना। हाँ, ये पूरा 72 टाइम वो पंपिंग करते रहते हैं। बहुत कम करता है भाई वो। मतलब पूरा 5 लीटर एक 72 बार नहीं, लेकिन उसका एक वॉल्यूम है कार्डियक आउटपुट, लेकिन 72 टाइम वो बीट करता है।
नहीं, मैं वही पूछ रहा था एक्चुअली कितना हार्ट में कितना वॉल्यूम ब्लड होता है अप्रोक्सीमेटली? वो एट अ टाइम 15-20 ml जितना ही हो कितने है? मैं बोला 5 लीटर आएगा ना। नहीं पूरे शरीर में जब ये हार्ट में रक्त ऐसा नहीं है ना कि सारा रक्त हार्ट में आ गया, वो कंटिन्यूस चालू ही है ना। जब मेरे हार्ट में रक्त है तो किडनी में भी तो रक्त रहेगा ही, ब्रेन में तो रहेगा ही, बराबर कंटिन्यूस साइकिल है। एक जगह थोड़े जो कार्बन वो आते जाते 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 सॉरी क्या कहा? जो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड जो जा रहा है हाँ और जो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड वापस आया है सेम इसमें से आता है। नहीं, शरीर में दो तरह की पाइप होती है, एक को हम कहते हैं आर्टरी और दूसरे को हम कहते हैं वेन, बराबर है। आर्टरी का काम है शुद्ध रक्त को ले जाना, ऑक्सीजन वाले रक्त को ले जाना, और वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो बिना ऑक्सीजन वाली रक्त है उसको लेकर आना, है ना। तो दो तरह की पाइप है, जैसे हमारे घर पे टंकी रहती है पानी की, तो उसमें पानी आने वाला एक पाइप होता है और उसको ले जाने के लिए यूज करने वाला अलग अलग पाइप है। तो दोनों पाइप में सेपरेट रहेगी, ठीक है। एक जाने वाला ट्रैक है और एक आने वाला ट्रैक है रिटर्न, ठीक है। तो अभी वेन की बात चली है, तो मुझे आप बताइए, वेन जो है उसको रक्त को वापस हार्ट की तरफ ले जाना है। तो आपके जो गुरुत्वाकर्षण समझते हैं ना, बराबर, तो कोई भी चीज ऊपर फेंकी हो तो वापस नीचे ही आनी है, ठीक है। तो अभी हार्ट तो यहाँ पर होता है, उसने रक्त को पंप किया, पैरों की तरफ भेज दिया। अब पैरों से वापस उस रक्त को ऊपर आना चैलेंजिंग रहेगा कि नहीं रहेगा? चैलेंजिंग तो रहता है, क्योंकि उसको गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट में। तो उसमें क्या रहता है ना, छोटे छोटे वाल्व बने रहते हैं। मतलब क्या करेगा, अब ऐसे तो रक्त अपने आप तो ऊपर आएगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, हार्ट यहाँ से रक्त को जब भेजेगा तो नया जो रक्त आ रहा है ना, वो पुराने वाले रक्त को धक्का मारेगा, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो वो उसको ऊपर भेजते रहता है। और एक बार वो ऊपर आया तो वापस नीचे गिर जाता है, तो नीचे नहीं गिरे इसके लिए वहां पर क्या रहते हैं, वाल्व ऐसा बने रहते हैं। तो उसको यूनिडायरेक्शनल वाल्व हम कहते हैं कि रक्त जैसे नीचे से गया, रक्त आप जैसे मान लीजिए अभी यहाँ से आप ऊपर ऐसे हाथ का नहीं ऐसे, हाँ, तो ये खुल जाएगा बराबर, लेकिन फिर वापस बंद हो जाएगा ऐसे ही, ऊपर से नीचे उसको वापस आने देगा नहीं, ये ऐसे खुलेगा और ऐसे बंद हो जाएगा, जैसे ऊपर दबाव पड़ेगा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वाल्व रहता है ना, ये उसको ब्लड को नीचे नहीं आने देते। अब मान लीजिए किसी का काम है जिसमें सिर्फ उसको खड़े ही रहना है, जैसे टीचर्स पढ़ाते रहते हैं तो उनको खड़े काफी लंबे समय तक रहना है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है किसी दुकान में, उनको भी काफी देर तक खड़े रहना है, तो क्या होगा, उनके वाल्व धीरे धीरे कभी कभार क्या होने लगते हैं, सब में वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन किसी किसी लोग में क्या होने लगेगा, वाल्व वीक होने लगते हैं। तो वीक होने लगेंगे तो कैसे पता चलेगा वीक हो रहे हैं, चक्कर आएंगे, गिरेगा पैर, उनके पैरों की जो नसें रहेगी ना, फूलेंगी। हाँ, पीछे की खास करके जो इसको हम लोग काफ मसल कहते हैं, ये काफ मसल जो रहता है, वहां पर की जो वेन्स है उनकी एकदम बड़ी बड़ी ग्रीन ग्रीन एकदम ज्यादा, थोड़ा बहुत मसल्स के ऊपर ग्रीन वेन दिखना इज नॉर्मल, बट वो एकदम डोमिनेंटली आपको ऐसा दिखेगा कि इनकी जो वेन्स है बहुत ज्यादा बाहर आ रही है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन। समझ में आया वेरिकोज वेन क्या है, बराबर, कैसा डिजीज है, इसमें क्या होगा, ब्लॉकेट रहता है, जो रक्त है वो ठीक होता है, होल्ड नहीं हो पा रहा है, जो आपके वाल्व है उसको होल्ड कर पा रहे नहीं है। तो अभी आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ अभी, तो वेरिकोज वेन अगर किसी को है, या आपके ध्यान में कोई ऐसा साधक है जिनका काम खड़े रह करके ज्यादा पढ़ाना वगैरह ये सब है, उनको आप कौन सा आसन सजेस्ट करें? शीर्षासन, वाह महाराज, वेरी गुड। पहले दिन 10 से गिरे, अब लोग हवन नहीं करने, कौन आसन इजी, मतलब देखिए शीर्षासन हो, अर्धहलासन हो, इसमें सर्वांगासन होता है, इन सभी का एटलीस्ट आपका एक कनेक्ट कितना सही बैठ गया कि भाई इसको अपसाइड डाउन जाना चाहिए, क्योंकि वो रोज ये गुरुत्वाकर्षण में खड़े रह रहे हैं, उसको उसके विपरीत जाना है। यही आपको, हाँ, एनाटॉमी जब आपको समझ में आने लगती है तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाती है। आपको कभी किसी को भी याद नहीं रखना पड़ेगा कि भाई जो सर्वांगासन है वो ब्लड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको लेकर आ रहा है, या आपको वेरिकोज वेन है तो क्या करना चाहिए। आपकी जब समझ क्लियर हो जाती है तो आप खुद बता सकते हैं, आपको भी वो लाभ याद करने पड़ेंगे नहीं। समझ में आया ना? ऑलराइट, दैट्स फैंटास्टिक। ऑलराइट, तो हम लोग बात कर रहे थे, वापस आ जाते हैं इधर एल्वियोलाई के ऊपर। एल्वियोलाई क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, और एक्सचेंज करके उस रक्त का कैसे सर्कुलेशन हो रहा है वो भी आपको समझ में आया। फैंटास्टिक। चलिए, तो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को सुचारू रूप से चलाना है तो बेस्ट क्या होता है, प्राणायाम। चाहे भस्त्रिका प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, जो भी करो, प्राणायाम करो। अगर आप प्राणायाम करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को डायरेक्ट उसका बेनिफिट मिलना है ही है। ठीक है, ऑलराइट।
अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ जो चक्र है उसको हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। विशुद्धि। बराबर है। और मुझे लग रहा है कि शायद मुझे एक आध सेशन और लेना पड़ेगा ही, तो वो सेशन के दरमियान में आपको मैंने जैसे कहा था कि मैं अंतिम सत्र के अंदर वो चक्र के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो उस दिन चर्चा करूंगा। अभी के लिए आप याद रख सकते हैं इसका नाम क्या है, विशुद्धि चक्र, ठीक है। विशुद्धि चक्र किससे जुड़ा हुआ है, बराबर। अच्छा वैसे नाभि चक्र का बीज मंत्र क्या था कल, मणिपुर चक्र का बीज मंत्र क्या था, अब बीज मंत्र तो आपने नहीं बताया था आप, हाँ उसका बीज मंत्र देखो, हर इसका एक बीज मंत्र दिया हुआ है। आप यहाँ पर देखो क्या लिखा है, हर बोलो ह का आवाज कहाँ से आ रहा है, कंठ से आ रहा है, बराबर। अभी रम रम र के ऊपर बिंदी, रम कहाँ तक जा रहा है नीचे तक, बराबर की गले तक ही रह रहा है। तो ये जो आप अलग अलग चक्र का जो उच्चारण करेंगे, अलग अलग बीज मंत्र का उच्चारण जो उसका प्रभाव अलग अलग इस पे पड़ेगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ जो चक्र है वो कौन सा है, विशुद्धि चक्र, या फिर थायराइड ग्लैंड जो है उसके साथ जुड़ा हुआ माना जा सकता है। तो मैंने कहा कि चक्र के बारे में विशेष चर्चा हम लोग अगले सत्र में करेंगे, बट थोड़ा अभी के लिए याद रख लीजिए, विशुद्धि चक्र आपका उसका बीज मंत्र ह हो गया और वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जुड़ा है। कल हमने कौन सा पढ़ा था, मणिपुर चक्र जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है और उसका बीज मंत्र र के ऊपर बिंदी रम, ठीक है। और आपके जो आज्ञा चक्र है उसका बीज मंत्र ओम है, इसीलिए आप ओम का उच्चारण जब भी आपको कराते हैं, राइट, तो वो आज्ञा चक्र के साथ, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे आपके यूरिनरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो यूरिन प्रोडक्शन, यूरिन के जो मेन वेस्टेज है वो कहाँ बनते हैं, हमने कल पढ़ा था, किडनी में बनते हैं, वेस्ट किडनी में बनते हैं, कहाँ बनते हैं, लीवर, लीवर के अंदर वेस्टेज प्रोड्यूस होगा। किडनी केवल क्या काम करती है, मेनली उसको छानने का, फिल्टर करने का काम करेगी। तो अभी हमें यही पढ़ना है, यहाँ पर समझना है कि किडनी फिल्ट्रेशन का काम कैसे कर रही है, ठीक है। अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम और ये यूरिन वाला सिस्टम सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है, ठीक है। हम लोग जो भी पानी पिया, अन्न लिया, वो सब किधर जाता है, पेट में जाता है, वहां से अवशोषित होने के बाद वो किधर जाता है, लीवर के पास। अरे कल बताया खाना भूलना नहीं है, ठीक है। जो भी आपने खाना खाया वो किधर जाएगा, सबसे पहले अवशोषित होके, हाँ उसके बाद जो अंदर रस जो है अवशोषित होके कहाँ जाएगा, लीवर के पास। लीवर विल टेक केयर कि क्या काम का है, क्या प्रकार का है, किसको किधर जाना है, ठीक है। तो हमने अंदर रस को लीवर तक भेजा, उसमें पानी जब बहुत ज्यादा मात्रा में है वो सारी वाली है, जो रस बना है वो एब्सॉर्ब होके हार्ट के पास, और हार्ट फिर किस पर किधर भेजेगा उसको, किडनी के पास, और किडनी क्या काम करेगी बाद में उसको फिल्टर करेगा। तो हार्ट जब ये ऐसे पंप करेगा ना, तो पंप करते ही सारा रक्त किधर जाएगा, बोला अलग अलग जगह पे बढ़ जाता है। जैसे 25% ब्लड जाएगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, 25% ब्लड जाएगा आपके किडनी में। कहाँ से 25%, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, तो समझ रहे हैं। हार्ट जो है ना, वो मैंने क्या कहा, पंप किया उसने ब्लड को, तो ब्लड को पंप किया, हार्ट से ब्लड बाहर निकला, कहाँ जाएगा, सबसे पहले नाड़ियों के माध्यम से अलग अलग रूट में जाएगा। जैसे कि घर, जैसे हमारे बिल्डिंग में जो वॉचमैन रहेगा, अगर मान लीजिए वो पानी छोड़ रहा है, बोलेगा सीटी मारेगा, चलो वो पानी आया, बराबर है, तो उसने एक वॉल खोला कि सारे वॉल खोलते बैठता है वो, मेनली जनरली वो एक वॉल खोलता है, ठीक है। एक वॉल खोलते ही पानी एक घर में आता है कि सारे घर में आता है, क्यों, क्योंकि वो एक बड़ी पाइप में से। उसी प्रकार से हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, तो एक बड़ी नाड़ी है, उसमें से बहुत सारी और शाखाएं निकलेगी। एक शाखा जाएगी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक शाखा जाएगी आपके किडनी में, एक शाखा जाएगी ब्रेन में, अगर है तो क्या कहा आपको है सर जो कहा, बट अलग अलग शरीर में अलग अलग जगह पे ये रक्त बट जाएगा। तो लगभग 25% ब्लड जो है ये आपकी किडनी में आता है। कहाँ पर आता है, मतलब 1/4 जो भी हार्ट पंप करके बाहर निकला है रक्त, उसमें से 1/4 आपके कहाँ पर आया, किडनी में, ठीक है। तो किडनी में रक्त जाएगा और क्या होगा, वहां पर फिल्ट्रेशन होगा, बराबर। फिल्टर होके क्या बनेगा, कितनी चीजें बनेगी, 2 चीजें, एक फिल्टर किया हुआ रक्त और एक यूरिन। अरे जैसे आपने चाय को फिल्टर किया तो आपको 2 चीजें मिली ना, चाय भी मिला और वेस्ट भी मिला, समझ में आया।
तो ये किडनी जो है ये क्या काम कर रही है, मैंने क्या कहा, फिल्ट्रेशन का। तो फिल्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पर किडनी में 3 पाइप लगी हुई है। कितनी पाइप? आप बताओ कौन सी 3 पाइप और क्यों ये 3 पाइप क्या कर रही होगी? एक पाइप का काम क्या होगा? रक्त को लेकर आना, वेरी गुड। दूसरे पाइप का काम क्या होगा? रक्त को वापस रिटर्न लेकर जाना जो फिल्टर हो चुका है। और तीसरा पाइप? परफेक्ट, बराबर है। चलो, तो अभी आपको भी समझ में आ गया कि ये रचना कैसे हो रही है। क्या है वो एक बात है, लेकिन कैसे हो रहा है ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक मैंने पाइप बताया है, देखो किडनी कितनी है? हमारे पास कितनी किडनी होती है? दो किडनी, पक्का ना? बराबर है ना? तो ऐसा होता है, 2 किडनियां हैं और दोनों काम करनी चाहिए कि कभी कभार एक भी करेगा तो भी जिंदा तो हम रह सकते हैं ना, बराबर। अगर किसी को मान लीजिए मेरे ही कोई परिजन है, उनको किडनी की आवश्यकता पड़ती है, मैंने अपनी किडनी उनको दे दी, ठीक है, तो भी मेरे में फिल्ट्रेशन का काम तो 2 रहेगा तो बेस्ट है, लेकिन नहीं रहेगा तो फिर भी काम सावधानी पूर्वक, फिर तो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, लेकिन आप बेसिक समझ में आपको आ जाए। किडनी कितने हैं? 2 है, एक राइट साइड पे है और एक। अच्छा, अब आप देख करके मुझे बताएं कि कौन सी किडनी तनिक नीचे है दूसरे के मुकाबले? राइट वाला, राइट ऊपर है, देखो जो लेफ्ट नीचे। आपके मेरी तरफ से आप देखो, ये मान लीजिए मेरी किडनी है, तो ये मेरा राइट है, आपका जो लेफ्ट है वो सामने वाले का राइट हो जाता है, ठीक है ना? उस हिसाब से कौन सी तरफ है ये? तो राइट वाली किडनी क्या है? तनिक किम कारण, क्या कारण? लीवर। इतना बड़ा ऑर्गन है ना, उसको जगह चाहिए ना, इसके लिए राइट वाली किडनी जो है वो थोड़ी सी दबी भी होती है और थोड़ी पीछे की तरफ भी होती है, स्लाइटली। ये एग्जैक्ट ऐसे आमने सामने नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे है, थोड़ा सा स्लाइट, बराबर है। पोजीशनिंग समझ में आई? अच्छा, लेकिन किडनी होते कहाँ पर? यहाँ 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 कहाँ पर? पीछे साइड थोड़ा, एग्जैक्ट आपकी कोनिया जहाँ पर मिलती है ना, बिल्कुल उसके समांतर, बराबर। और एकदम पेट की तरफ नहीं, थोड़े पीठ की तरफ, एकदम पीछे भी नहीं। पीछे तो आपके बैक मसल्स हैं, उनके आगे, बैक मसल्स के आगे, और पेट वाला डाइजेस्टिव सिस्टम के पीछे। समझ में आ गया ना? अभी पोजीशनिंग कहाँ पर है? बराबर है। आपको बोले किडनी कहाँ है? यहाँ है, ठीक है, बराबर है। और राइट, सो किडनी कहाँ पर है? यहाँ पर है, मतलब कोनियों के समांतर है, ठीक है। तो किडनी की पोजीशन क्लियर है। इसमें एक रेड कलर की पाइप है, सच में रेड नहीं होता है, यहाँ कलर की है समझने के लिए, हाँ, नहीं तो फिर बोले कि सर ने बोला अंदर ब्लू पाइप है, रेड पाइप है, येलो पाइप है। रेड किधर गया? ये रेड वाला पाइप है, वो रक्त को लेकर के आया किडनी में, उसने बांट दिया दोनों में, बराबर है। फिर उसके अंदर, किडनी के अंदर बहुत सारी मशीनरी और डिटेल्स भी है उसकी अंदर। जैसे आपके हमने कहा फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे गुब्बारे हैं, वैसे इसके अंदर छोटी छोटी अंदर बहुत सारी छन्नियां होती है, जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन वर्ड याद रहे तो ठीक, नहीं जयराम जी की उसकी ध्यान में बोली, मैं अपने को फिल्टर, ऐसा जरूरी नहीं है, अंदर फिल्टर लगा हुआ है उतना बोल दो तो भी परवड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो अंदर क्या हुआ? ब्लड फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर होने के बाद में ये ब्लू वाला पाइप जो है वापस से रक्त को ऊपर की ओर ले जाएगा, और येलो वाला पाइप है तो वो यूरिन को लेकर के इस थैली में जमा करेगा, ठीक है। अब ये जो येलो वाली पाइप है, इसको हम कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं? यूरेटर। इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास रहती है, वही स्केल जितना, बराबर। ये पाइप ऐसे ऐसे करके 30 सेंटीमीटर के आसपास की लंबाई आपकी यूरेटर की, किसकी है? यूरेटर की है। थैंक यू। और ये है आपका ब्लैडर। ब्लैडर का काम क्या है? ब्लैडर मतलब मैंने कल बताया था, गॉल ब्लैडर जो बाइल जिसको स्टोर करता है, पित्त को स्टोर करता है, वैसे ये किसको स्टोर करेगा? यूरिन को स्टोर करेगा। इसको हम लोग मूत्राशय कहेंगे, जहाँ पर मूत्र का आशय होता है। हमने पढ़ा था ना कल, मलाशय, ये मूत्राशय, पित्ताशय, अग्नाशय, है ना, अलग अलग मैंने बताए थे नाम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यूरिन जमा हो गया। कितना यूरिन जमा होता है? हो सकता है अंदाजे से 500 ml। Okay, that is extreme case. पहुंच पा रहे हैं? नहीं तो अगर निकाल कर भी साइड में रख देना, आधा लीटर, जोक मारा उसने, आधा लीटर, एक 500 ml, 200 ml, तो मालूम, ठीक है। यहाँ पर ये ओवरीज, और ये जो है ये पूरी थैली जिसको हम कहते हैं गर्भ आशय, गर्भ
आशय मतलब जहाँ पर जमा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया गर्भाशय। ऑब्वियसली मेल के अंदर वो यहाँ पर नहीं है, तो आपको सिर्फ 2 ही थैली दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर जबकि आपको 1, 2 and 3 एंड दैट मेक्स द फीमेल मोस्ट special in the world, right? That's all no, because they are the only one who can continue the generations, right? So this makes them the special, और ये पूरा उनका सिस्टम यहाँ पर अलग हो सकता है। और जबकि मेल में जो है ये यूरेथ्रा की लंबाई आगे तक जा रही है, यहाँ पर ये शॉर्ट है, तो यूरेथ्रा इज शॉर्ट, hence the chances of यूरिन इन्फेक्शन। वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं, लेकिन वहाँ पर जब इन्फेक्शन होता है अगर, तो आगे एक और ग्लैंड होती है, उसको ग्रंथि होती है, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, बराबर है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि तक भी इसका इन्फेक्शन पहुंच सकता है, तो देन दैट इज व्हाट यू कॉल मोर पेनफुल एंड मोर डेंजरस, बराबर है। सो एवरीवन हैज टू ड्रिंक मोर वाटर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, राइट। चलिए, तो ये आपको मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इन दोनों का एक ब्रीफली बता दिया। तो जैसे फीमेल में ओवरीज है, ऐसे मेल में टेस्टिस रहेंगे, दोनों का अपना अपना काम। रिप्रोडक्टिव